मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन है। एक बार मैं पुनः भूगोल की कक्षाओं के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। पिछले दिनों आपने विश्व की जनजातियों के बारे में पढ़ा था और ख़ासकर जो इक्वेटोरियल रीजन है, विषुवतरेखीय प्रदेश, उस क्षेत्र में रहने वाली जनजातियों के बारे में आपने पढ़ा था। पिग्मीज़ के बारे में, बोरो के बारे में, सेमांग के बारे में और सकाई के बारे में। आज उसी के अगले क्रम में हम चलते हैं। कुछ और जनजातियां हैं जिनको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से भी उनको जानना ज़रूरी है, तो उनको हम आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं शीत प्रधान क्षेत्रों में, खासकर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में कुछ जनजातियां निवास करती हैं जहां पर भी मानव जीवन बहुत ही कठिन साध्य होता है और उसमें किस प्रकार से वो अपना जीवन या भरण पोषण करती हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में मुख्य रूप से कनाडा का उत्तरी भाग, अलास्का और ग्रीनलैंड, उत्तरी साइबेरिया और उत्तरी पश्चिमी यूरोप में जो जनजातियां निवास करती हैं उनको एक तरीके से हम, वो एक ही नस्ल की हैं, मंगोलायड प्रजाति की, तो उनको हम एस्किमोज के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका हर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामकरण होता है। सबसे पहले हम जानेंगे टुंड्रा रीजन के बारे में, जो हमारी पृथ्वी का लगभग 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश का क्षेत्र है। ये क्षेत्र 60 डिग्री सर्किल से उत्तर, यहाँ से शुरू हो जाता है टैगा और टुंड्रा। टैगा के थोड़ा सा उत्तरी क्षेत्र में जहाँ पर बर्फ़ पूरा साल भर लगभग बर्फ़ की चादरें ढकी रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु बहुत छोटी होती है, मात्र 2 या 3 महीने की, 3 महीने की ही होती है, और 9 महीने पूरा ठंडी का मौसम वहाँ पर रहता है। पूरा क्षेत्र बर्फ़ की चादरों से ढका रहता है, वही टुंड्रा रीजन होता है। यत्र तत्र वनस्पतियाँ मुख्य रूप से पाई जाती हैं। इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों को हम एस्किमोज के नाम से जानते हैं, और एस्किमोज जो मुख्य रूप से होते हैं ये ग्रीनलैंड, उत्तरी कनाडा, अलास्का के क्षेत्र में निवास करते हैं। इसके बाद में उत्तरी पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में लैप्स और उत्तरी साइबेरियाई क्षेत्र में सेमायड, याकूत, चकची और तुंग, ये जनजातियां निवास करती हैं। तो सबसे पहले हम एस्किमो के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं बहुत पहले से ही एस्किमो के बारे में, उन्हीं के बारे में हम बताते हैं कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ पर है, किस प्रकार के प्राकृतिक वातावरण में ये रहते हैं और कौन कौन सी ये क्रिया विधियाँ का काम करते हैं। हाँ, याद रखिएगा, ये सारी जनजातियाँ जो पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा है और इस कक्षाओं में, ये अभी तक भोजन संग्रहण का ही काम करती हैं। एस्किमो भी भोजन संग्रहण के काम को करते हैं। अभी आगे और थोड़ा सा पढ़ेंगे आप मासाई के बारे में, किर्गिज़ के बारे में, तो वो कृषि और पशुपालन का कार्य करते हैं, वो पशुचारक जनजातियाँ हैं, लेकिन ये जनजातियाँ आखेट और भोजन संग्रहण का कार्य मुख्य रूप से करती हैं। तो टुंड्रा रीजन के बारे में मैंने बता दिया कि 60 डिग्री उत्तर का जो क्षेत्र होता है वो टैगा का क्षेत्र होता है। उसके बाद में टुंड्रा रीजन पूरा बर्फ़ से ढका हुआ होता है, ये उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र होता है। अब चलते हैं हम सबसे पहले इनका निवास क्षेत्र क्या है। तो इनका निवास क्षेत्र लगभग जो है वो 60 डिग्री के उत्तर में ही पड़ता है। 60 डिग्री के उत्तर में ही 60 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में ये जनजातियाँ मुख्य रूप से करती हैं। तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो कनाडा में उत्तरी भाग और अलास्का, इसका भी तटीय भाग, फिर ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड में ये 65 डिग्री, ग्रीनलैंड में ये 65 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ तक ये जनजातियां मुख्य रूप से पाई जाती हैं और ग्रीनलैंड के तटवर्ती क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं। इसका हम एक चित्र के माध्यम से आपको दिखा दे रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में इनका निवास स्थान मुख्य रूप से है। ये आप मैप देख सकते हैं, ये ग्रीनलैंड है, ये बेफिन द्वीप है और ये कनाडा का उत्तरी भाग है, ये अलास्का है। इन्हीं की तटवर्ती क्षेत्रों में जो है ये जनजातियाँ निवास करती हैं। इसमें मैं आपको बता दूं, तो आपने देख लिया कि ग्रीनलैंड और कनाडा के उत्तरी क्षेत्र में ये जनजातियां मुख्य रूप से निवास करती हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा सा जो नेचुरल यहाँ का वातावरण है, प्राकृतिक वातावरण है, उसके बारे में हम बता रहे हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, आप जानते हैं कि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों पर बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है। यहाँ पूरे वर्ष भर टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहता है। यहाँ तक जो यहाँ ठंडी का महीना होता है वो 9 माह ये ठंडी की ऋतु होती है, शीत ऋतु होती है, और केवल 3 माह यह ग्रीष्म ऋतु होती है। इसी 3 माह में बसंत और पतझड़ और ग्रीष्म, इन तीनों के लक्षण जो है इसी 3 महीने में देखने को मिश्रित रूप से मिल जाते हैं। पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका रहता है। गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो टेम्परेचर कभी कभी 0 से ऊपर हो जाता है, 1 और 2 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इस क्षेत्रों पर धूल भरी आंधियाँ चलती, क्या कहते हैं, बर्फ से भरी हुई आंधियाँ चलती हैं, उसको हम कहते हैं बिलजर्ड। मैंने आपको बता दिया था इसको बहुत ही पहले ही कि बिलजर्ड होता क्या है। उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों में जो बर्फ से भरी हुई आंधियाँ चलती हैं उन्हीं को बिलजर्ड कहा जाता है। तो ये टुंड्रा जो है, जहाँ पर एस्किमो निवास करते हैं, तो ये बिलजर्ड का भी सामना करते हैं। शीत ऋतु जब ज़्यादा ठंडक होती है और प्रेशर में थोड़ा सा अंतर आता है सागर और स्थल के, तो वहाँ पर ये आंधियाँ जो है स्थलीय भाग से सागर की ओर चलने लगती हैं, तो ये लोग बिलजर्ड से भी प्रभावित होते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों का तापक्रम कभी कभी जो है शीत ऋतु में -46, -37 और -32 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। तो इस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ का प्राकृतिक वातावरण बिल्कुल कोल्ड डिजर्ट की तरह, बिल्कुल मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी बिल्कुल मरुस्थल का मतलब ये नहीं केवल वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। मरुस्थल 2 प्रकार के होते हैं, एक उष्ण मरुस्थल, एक शीत मरुस्थल। तो ये पूरा जो क्षेत्र है एक तरीके से शीत मरुस्थल का ही क्षेत्र होता है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पर कुछ वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। वनस्पतियाँ ज़्यादा नहीं दिखाई देती हैं इस क्षेत्र में, टुंड्रा रीजन में। केवल गर्मी के दिनों में जब बर्फ़ पिघलती है तो क्या कहते हैं, मॉसेस और लीचेंस और कुछ जो है वनस्पतियाँ रंग बिरंगी इस क्षेत्र में उगाती हैं, जैसे डेडेलियंस, लीचेंस, शैवाल, काई, इन सब का प्रादुर्भाव यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलता है। वो भी इस ग्रीष्म काल में ही, जो 3 महीने यहाँ पर बताया जाता है ग्रीष्म ऋतु होती है। और उसी समय यहाँ पर कैरिबो, बारासिंघा, खरगोश, ये सब जो है उसको चरने के लिए आते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में ये इनका शिकार मुख्य रूप से करते हैं। चलते हैं इनकी शारीरिक बनावट क्या है इसके बारे में जानते हैं। हाँ, ये इनका संबंध मुख्य रूप से एस्किमो का मंगोलायड प्रजाति से है। ये माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति जो है एशियाई क्षेत्रों में होती है और इनका संबंध मंगोलायड प्रजाति से, अर्थात ये इनका चेहरा अगर आप देखेंगे तो नीग्रो जिस तरह काले होते थे उस तरह ये नहीं होते हैं। इनका चेहरा थोड़ा साफ होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों पर बहुत कम पड़ती हैं। केवल 6 महीने का ही दिन और 6 महीने की ही रात होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश ज़्यादा नहीं प्राप्त होता, इसलिए इनका चेहरा पहली बात तो साफ होता है। रेड इंडियन से थोड़ा सा ये मिलते जुलते हैं, श्वेत प्रजातियों से ये मिलते जुलते हैं। इनका चेहरा साफ पीलापन लिए होता है, नाक थोड़ा सा चपटी होती है, ओंठ नॉर्मल होते हैं, लेकिन जो ये हड्डी होती है चेहरे की ये थोड़ी सी उभरी हुई होती है। तो इस प्रकार से देखेंगे, अभी मैं इसको एक स्लाइड के माध्यम से दिखा दूंगा। कनाडा के जो एस्किमोज हैं, कनाडा के क्षेत्र में जो रहने वाली जनजातियां हैं, उनमें श्वेत प्रजातियों के लक्षण ज़्यादातर देखने मिल रहे हैं, अर्थात वो अमेरिकन की तरह जो है अब धीरे धीरे गोरे हो रहे हैं और उनका भी प्रभाव उन पर मुख्य रूप से पड़ रहा है। अब आपने देखा कि कहाँ पर निवास करते हैं, क्या इनकी शारीरिक संरचना है, किस प्रकार का प्राकृतिक वातावरण है।
अब चूंकि ये जनजातियां भी जो है भोजन संग्रहण का काम करती हैं, फूड गैदरिंग का काम करती हैं, तो इसमें देखेंगे कि ये आखेट किन किन तरीकों से करते हैं। क्योंकि उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र जहाँ पर ना तो जंगल है और ना ही कोई विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और ना ही जीव जंतु उस तरीके से विविध प्रजाति वाले हैं, ऐसे में ये किस तरीके से अपना जीवन यापन भोजन पर करते हैं। तो इनका सबसे मेन जो काम होता है वो होता है हंटिंग, यानी आखेट। आखेट या हंटिंग। देखिए, शीतकालीन, बसंतकालीन और ग्रीष्मकालीन 3 ऋतुओं में जो है ये, यानी पूरे वर्ष भर अगर इनके शिकार करने की प्रक्रिया को बांटा जाए तो 3 चरण आते हैं। सबसे पहला आता है शीतकालीन आखेट। यानी ठंडी में सबसे ज़्यादा लंबा महीना इनका ठंडी का ही होता है। तो जाड़े के महीने में ये मुख्य रूप से सील मछली का शिकार करते हैं। सील मछली का शिकार मुख्य रूप से जो जाड़े में करते हैं ये 3 प्रकार से होता है। एक होता है माऊपोक, एक होता है इतुआर पोक। माऊपोक और इतुआर पोक। इतुआर पोक, ये 2 पद्धतियां प्रचलन में हैं शिकार करने की। होता क्या है, माऊ पोक के अंतर्गत पहले जान लीजिए, सील मछली को पकड़ने की एक पद्धति है। होता क्या है कि सील मछली जो समुद्र तटीय इलाकों में जो पाई जाती है इनके, वो मुख्य रूप से एक प्रकार का स्तनपायी जंतु है। तो वो मुख्य रूप से जब ये तटवर्ती क्षेत्रों पर आती हैं तो अंदर ही अंदर जल में ये बर्फ में अपना छिद्र कर देती हैं, छेद कर देती हैं, और उससे ये मछली सांस लेती है। अब ये क्या करते हैं एस्किमो लोग, उस क्षेत्र पर जहाँ पर मछली अंदर की तरफ जाती है फिश और यहाँ सांस लेती है, यहाँ पर एक हड्डी का टुकड़ा गाड़ देते हैं। अब जब ये मछली सांस लेने के लिए आती है यहाँ पर, तो ये जो है हड्डी का टुकड़ा हिलता है और एस्किमो जो है हार्पून से, अपने भाले से, एस्किमो का जो यंत्र होता है हार्पून, भाला, उससे जो है इसको छेद करके मार देता है सील मछली को और निकाल लेता है। यह प्रक्रिया कहलाती है माऊपोक। अब होता क्या है, ये मछलियां कोई एक स्थान पर, सील जो होती है वो कोई एक स्थान पर छिद्र नहीं बनाती है। सील को कुछ लोग मछली की ही श्रेणी में रखते हैं, तो ये मतलब एक ही स्थान पर नहीं छिद्र बनाती है, ये कई स्थानों पर छिद्र बनाती है। तो एस्किमो को ये पता नहीं होता है कि कहाँ पर मछली सांस ले रही है, और कभी कभी इनको घंटे, 2 घंटे, 5 घंटे या पूरे दिन भर इंतजार करना पड़ जाता है। तो ऐसी स्थितियों में ये समूह में जब आते हैं तो उस प्रक्रिया को इतुआर पोक कहा जाता है। होता क्या है कि वो मछली द्वारा बनाए गए या स्वतः बनाए गए, ये लोग स्वतः ही बर्फ में छिद्र कर देते हैं ताकि मछली आए उस तरफ। ये बनाए गए छिद्रों के पास में चारा डालते हैं, और दूसरा जो एस्किमो होता है या इनके समूह का जो एस्किमो होता है वो भाला लिए हुए कई छिद्रों पर खड़ा रहता है। जिस तरफ मछली सांस लेने के लिए जाती है वहाँ पर ये भाला से जो है उसको हार्पून नामक यंत्र से उसको मार करके सील का शिकार आसानी से कर लेते हैं। तो ये शीतकालीन आखेट की प्रक्रियाएं होती हैं। ये मुख्य रूप से सील का ही शिकार करते हैं और उसकी चर्बी को जो है अपने इग्लू में, जो इनका घर आवास होता है, अभी आगे पढ़ेंगे आप, उस इग्लू में उसको जलाते हैं, उसी से ये टेम्परेचर को प्राप्त करते हैं। इसके बाद में कभी कभी जो ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, थोड़ा सा जैसे बर्फ़ पिघलने लगी तो उस समय कैरिबो आ जाते हैं, क्योंकि सतह पर कुछ रंग बिरंगी घास फूस, काई, मॉस, लीचेंस ये सब भी जमाती हैं। तो उसको ग्रहण करने के लिए कैरिबो आते हैं। कैरिबो इनके यहाँ का बारहसिंघा होता है, तो वो आता है, तो उसका ये शिकार थोड़ा सा ग्रीष्म काल में, जैसे ठंडी का मौसम बीतता है तब करने लगते हैं। अब आते हैं हम मुख्य रूप से बसंतकालीन आखेट। यह आपने देखा ग्रीष्मकालीन में किस प्रकार से आखेट की प्रक्रिया होती है। अब आते हैं हम दूसरा, बसंतकालीन।
हाँ, बसंत काल में क्या होता है कि एक और पद्धत होती है जिसको हम कहते हैं उटोक। उटोक में क्या होता है कि जैसे बसंत काल का जैसे आगमन होता है, ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, तो सतह पर बर्फ़ पिघलने लगती है, घासें उगाती हैं और सील मछली तटवर्ती क्षेत्रों में उछलने कूदने के लिए, धूप सेकने के लिए सील मछली मुख्य रूप से आती है। तो होता क्या है कि अगर ये लोग खड़े खड़े होकर के या समूह में सील मछली के पास में जाएंगे तो मछली डर के मारे भाग जाएगी। इसलिए क्या करते हैं, रेंगते हुए अपने घुटनों के बल, कोहनियों के बल रेंगते हुए सील मछली के निकट भाग में जाते हैं और चुपके से अचानक अपने हार्पून नामक भाले से सील मछली को भेद देते हैं। और इस प्रकार से शिकार करने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम कहते हैं उटोक। ये बसंत काल में इस तरीके से किया जाता है। अब बेफिन की खाड़ी और हडसन की खाड़ी जो है, जैसे मैं उत्तरी अमेरिका का यहाँ पर अगर मैप बनाऊं तो ये अलास्का का क्षेत्र है और ये हडसन की खाड़ी है, लेब्राडोर का पठार है ये। तो इस क्षेत्र में यहाँ पर व्हेलिंग का काम होता है, मछली पकड़ने का काम होता है और खासकर अलास्का के भी तटवर्ती क्षेत्रों में यहाँ पर व्हेलिंग का काम करते हैं ये लोग। व्हेल मछली का भी शिकार करते हैं। अब चूँकि अमेरिकन समुदाय का भी इन जनजातियों पर प्रभाव पड़ा है, वहाँ के कल्चर का भी प्रभाव पड़ा है, इसलिए अब बंदूकें रखने लगे हैं और तटवर्ती क्षेत्रों में जाते हैं, सील को देखते ही, मछलियों को देखते ही गोले मार देते हैं और फिर भाले को फेंक करके या खुद अपनी नावों के सहारे जा करके उस मछली को किनारे की तरफ ले आते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है अभी जो मैं बता रहा था बसंत काल में, इसको मुख्य रूप से उटोक कहते हैं। और ग्रीष्म काल में आखेट किस प्रकार से होता है इसको भी आपको जानने की जरूरत है। तीसरा नंबर है ग्रीष्मकालीन आखेट। ग्रीष्म काल में सतह पर बर्फ पिघल जाती है, टेम्परेचर 0 डिग्री से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, 1 डिग्री या 2 डिग्री के आसपास, इसी के आसपास रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो उसमें होता क्या है कि यहाँ पर स्थानीय जो बारहसिंघे इनके होते हैं, कैरिबो, वो चले आते हैं चरने के लिए। तो ग्रीष्म काल में ये बारहसिंघों का शिकार करते हैं जिनको कैरिबो कहा जाता है। ध्रुवीय भालू को मारते हैं, कुछ खरगोश प्रकार की प्रजातियाँ भी कुछ पाई जाती हैं, उसको मारते हैं। बतख, हंस और चिड़ियों का भी ये शिकार मुख्य रूप से ग्रीष्म काल में करते हैं। ज़्यादातर ग्रीष्म काल में सील का शिकार ना करके इन्हीं सब पशु और पक्षियों का शिकार करते हैं। इसको हम एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से इनके यहाँ शिकार की पद्धति है। ये देखिए, इस मानचित्र को अभी मैंने बता दिया था कि किस प्रकार से यहाँ पर कहाँ पर निवास करते हैं। ग्रीनलैंड के तटवर्ती भागों में 65 से 70, फिर से देख लीजिए मानचित्र को, बेफिन की खाड़ी में, हडसन की खाड़ी में और अलास्का में इनका निवास स्थान है। अलास्का और उत्तरी कनाडा के इस क्षेत्र में ये लोग शिकार जब करते हैं तो व्हेल का शिकार करते हैं, व्हेल मछली का शिकार करते हैं। ज़्यादातर इस क्षेत्र में जो ग्रीनलैंड के एस्किमो हैं वो जो है सील मछली का शिकार करते हैं। ये देखिए, ये सील मछली का चित्र है। ये मुख्य रूप से समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती है और इसी का जो है ये शिकार मुख्य रूप से करते हैं। इनमें मांस बहुत ज़्यादा होता है और इसी का उपभोग जो है ये पूरे ठंड ही भर करते हैं। ग्रीष्म काल, ज़्यादातर ग्रीष्म के दिनों में शिकार होता है इनका और वहीं पर भोजन इकट्ठा करते हैं और ठंडी के दिनों में ये खाते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडक पड़ती है। ये देखिए, ये आप एस्किमो को देख रहे हैं यहाँ पर और ये किस प्रकार से सील मछली को जो है पकड़ता हुआ आगे की तरफ घसीटता हुआ ले जाता है। इनके चेहरे को भी देख सकते हैं, जैसा कि अभी मैं इनके शारीरिक बनावट के बारे में हमने बताया था। और ये हैं वालरस। वालरस में 2 दांत बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए होते हैं। तो इन वालरस को आप देख करके जान सकते हैं इनका भी शिकार करते हैं। और वालरस के दांतों में छिद्र करके, कभी कभी होता क्या है कि एस्किमो के क्षेत्र पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं थोड़ा सा तिरछी, तो बर्फ़ की चमक होती है तो इनकी आंखें चौंधिया जाती हैं। तो ये लोग वालरस के दांत में छेद करके उसका चश्मा भी पहनते हैं, अभी देखेंगे इनके उपकरण के रूप में। तो ये थे वालरस। ये हैं कैरिबो, जो भी मैंने बताया कि ग्रीष्म काल में ये कैरिबो जो है मुख्य रूप से जब घास को चरने के लिए आते हैं, रंग बिरंगी घासों को, शैवाल को, लिचेंस को, तो इनको जो है ये पकड़ करके इनका शिकार करते हैं। ग्रीष्म काल में इनका शिकार मुख्य रूप से होता है। ज़्यादातर कुछ एस्किमो ऐसे भी होते हैं
जो इससे जो है अपनी गाड़ी, बिना पहिए की गाड़ी जो होती है स्लेज, उसको खिंचवाने का काम करते हैं। ये देख लीजिए, अभी आगे अब चलते हैं। आते हैं इनका निवास गृह। वस्त्र क्या पहनते हैं, भोजन क्या करते हैं, वस्त्र क्या पहनते हैं। तो अभी आपने देखा कि आखेट की प्रक्रिया क्या है, और इसके बाद में आते हैं निवास गृह पर, कहाँ पर ये निवास करते हैं। या आवास, हैबिटेशन। चूंकि उत्तरी कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड जो टुंड्रा रीजन है, वहाँ पर इनका अभाव, लकड़ी का अभाव पाया जाता है, कोई जंगल नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा पत्थर और उसी बर्फ़ के जो मजबूत ठोस होता है, उसी को चौकोर रूप में काट करके अपना घर बनाते हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। ये मुख्य रूप से हड्डी, पत्थर, खाल और बर्फ़, इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है इग्लू को बनाने में। एक हड्डी, खाल, बर्फ और पत्थर, सतह पर कुछ मजबूत ठोस पत्थर जो पाए जाते हैं, उनको ये निकाल करके इसको बनाते हैं इग्लू को। इनके इग्लू का आकार इस तरीके से होता है। ये अभी इसको हम स्लाइड के माध्यम से भी दिखा दे रहे हैं। चूँकि अगर ये पत्थर या लकड़ी, सूखी लकड़ी, ज़्यादा तो लकड़ी नहीं होती है, लेकिन बर्फ़, हड्डी, पत्थर, इनका अगर इस्तेमाल ये ना करें, पत्थर का या हड्डी का, तो अंदर जो ये सील और वालरस की चर्बी जलाते हैं, इससे बर्फ़ पिघल सकती है। इसलिए क्या करते हैं ये लोग कि जो कैरीबों की खाल होती है या सील की खाल जो होती है, उसका ये ढांचा बना देते हैं। पहले हड्डी का ढांचा बनाएंगे, फिर उसका सील की जो खाल होती है उसको एक चद्दर की तरह अंदर से ही ढकेल देंगे, और फिर ऊपर से ये पत्थर और ये बर्फ़ के टुकड़ों का खांचा बना करके अपने इग्लू का निर्माण ये मुख्य रूप से करते हैं। इसको आप इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। ये इग्लू है एस्किमो लोगों का। इस प्रकार के घर ये बनाते हैं। इधर से अंदर की तरफ जाते हैं, इनको जाने का रास्ता केवल एक ही तरफ होता है। कभी कभी जब ज़्यादा बर्फबारी होती है तो ये भी मुख्य रूप से ढक जाता है। और इसके बाद में ये देख लेते हैं, कभी कभी ये लोग क्या करते हैं कि कई समूहों में इग्लू का निर्माण करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी इग्लू बना है, ये भी बना है, ये भी बना है। एक लाइन से भी ये इग्लू बनाते हैं, और ये सुरक्षा की दृष्टि से ये बनाते हैं। इनको बड़ा इग्लू कहते हैं। जब इस तरह से इग्लू बनाए जाते हैं तो इनके बीच में, यानी इनका दीवार जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, बड़ा इग्लू बनाते हैं, तो उसके बीच में क्या होता है कि नाचने गाने का सामग्री भी रहते हैं या करते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर के आसपास होती है। इग्लू जो है 4 मीटर और 6 मीटर व्यास, इसका 4 मीटर ऊंचाई इसके आसपास इग्लू का मुख्य रूप से होता है। तो अभी आपने देखा कि इनका निवास गृह क्या है। अब चलते हैं ये भोजन क्या करते हैं इग्लू लोग मुख्य रूप से। भोजन, फूड्स। देखिए भोजन, चूंकि आप जानते हैं एस्किमो का मतलब ही होता है, क्या होता है, कच्चा मांस खाने वाला। एस्किमो का मतलब होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये सभी प्रकार के कच्चे मांस को खा जाते हैं, क्योंकि कोई जंगली फूल नहीं मिलता है, जंगली कंदमूल फल नहीं मिलता है, तो इसलिए इनको मजबूरीवश कच्चा मांस ही खाना पड़ता है। कुछ जानवरों को या मछलियों को जो छोटी छोटी होती हैं, उनको ये आग पर पका करके भी खाते हैं, ग्रहण करते हैं। तो इसके बारे में हम बता दे रहे हैं कि इनके मांस में क्या क्या होता है। पहला होता है सील मछली का मांस, दूसरा होता है वालरस, जिसको अभी मैंने दिखाया था, उसका मांस, फिर व्हेल का मांस, और कैरिबो यानी इनका जो 12 सिंघा होता है उसका मांस, और ध्रुवीय भालू, पोलर बियर,
इनका भी मांस का भक्षण ये मुख्य रूप से करते हैं। तो इतना इनके होते हैं। अच्छा, ये शीत ऋतु ग्रीष्म काल में ज़्यादातर इनके मांस को इकट्ठा कर लेते हैं, जगह जगह पर ये अपने इग्लू में गड्ढे बना देते हैं और मांस को बर्फ़ चारों तरफ से लगा करके उसके बीच में रख देते हैं ताकि काफ़ी समय तक उनको सुरक्षित रखा जा सके। और जब ये शिकार नहीं पाते हैं तो उसी मांस का इस्तेमाल अपना किया करते हैं। अब चलते हैं हम क्लोथिंग यानी वस्त्र ये क्या पहनते हैं। क्लोथिंग वस्त्र, वस्त्र में ज़्यादातर ये लोग खाल का ही इस्तेमाल करते हैं। स्त्रियां, पुरुष कैरिबो जो बारहसिंघा इनका होता है उसका खाल इस्तेमाल करते हैं अपने तन को ढकने के लिए। चूँकि ठंडक बहुत ज़्यादा पड़ती है इसलिए जो कैरिबो होता है या ध्रुवीय भालू होते हैं, पोलर बियर, तो पोलर बियर के बाल से भी कुछ चीज़ें ये अपने वस्त्र को बनाते हैं और इन वस्त्रों को बनाने का काम स्त्रियां मुख्य रूप से करती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये बहुत ही गर्मी इनको प्रदान करते हैं। ये ज़्यादातर ये लोग एस्किमो लोग स्नान बहुत कम करते हैं, अपने वैसे ही शरीर को पोंछ लेते हैं और जब इनका वस्त्र फट जाता है तभी दूसरे वस्त्र को ये इस्तेमाल करते हैं। वस्त्र बनाने का काम स्त्रियां किया जाती हैं और ये बर्फ़ की चमक के लिए कभी कभी चश्मे का भी प्रयोग करते हैं और चश्मा वालरस के दांतों से मुख्य रूप से बनाया जाता है, उसमें ये छिद्र कर देते हैं। तो कैरिबो की खाल और ध्रुवीय भालू के समूर से यानी फर से जो है ये मुख्य रूप से वस्त्र बनाते हैं। और वस्त्र बनाने का काम स्त्रियां करती हैं। स्त्रियों का काम होता है वस्त्र को बनाना, भोजन को व्यवस्थित करना, और आखेट करने का काम एस्किमो और उनके बच्चे जो हैं मिलजुल करके करते हैं। अब चलते हैं मुख्य रूप से देखते हैं कि इनके उपकरण कौन कौन से हैं दैनिक जीवन में, किन किन चीज़ों का ये अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कौन कौन सा उपकरण इस्तेमाल करते हैं। तो पहला उपकरण होता है जिसको हम कहते हैं स्लेज। स्लेज इसको कहा जाता है बिना पहिए की गाड़ी। इसको हम कहते हैं बिना पहिए की गाड़ी। एक मिनट, स्लेज ये बिना पहिए की गाड़ी होती है जिसको कैरिबो या ध्रुवीय कुत्ते, ये लोग कुत्ते को भी पालते हैं, तो ये अपने कुत्तों के सहायता से 3-4 कुत्तों में एक में जोड़ करके और रस्सियां बांध करके, रस्सियां भी इनकी खालों की बनी होती हैं और उसी से आगे की तरफ खींचते हैं। वो स्लेज थोड़ा सा उसका आकार जो बेस होता है वो इस प्रकार से होता है और इसके ऊपर ही इस तरीके से ये बनाए होते हैं। तो ये क्या होता है, ये खिसकता है, बर्फ़ पर खिसकता रहता है और इसी में जो कुत्ते होते हैं वो सब इसको आगे की तरफ खींचते हैं तो आगे की तरफ बढ़ता है। इनके बच्चे भी स्लेज गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उस पर बैठते हैं। कभी कभी ये स्लेज को ले जा करके समुद्र तटवर्ती क्षेत्रों पर रोक देते हैं और फिर वहाँ पर जो भी शिकार करते हैं, मछलियों को प्राप्त करते हैं, वो उस पर लाद करके अपने यहाँ पर ले आते हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि स्लेज गाड़ी इनका प्रयोग किया जाता है। ये बिना पहिए की होती है। अभी मैं आप इनके सारे उपकरणों को दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार के होते हैं। नंबर 2 होता है कयाक। एक होता है कयाक और एक होता है उमियाक। ये दोनों इनकी नावें होती हैं, नाव। इसका प्रयोग ये मछली को पकड़ने के काम में करते हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में जो आर्कटिक क्षेत्र के जो आर्कटिक सी है उसमें जो जब ये आगे की तरफ जाते हैं तो इन नावों का प्रयोग करते हैं। इनकी नौकाओं को कयाक कहते हैं और बड़ी नौकाओं को उमियाक कहते हैं। उमियाक का प्रयोग व्हेल मछली को पकड़ने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है और ये सील की, वालरस की हड्डी और उसकी खाल से इसको जो है इन नावों को मुख्य रूप से बनाते हैं। इन नावों की लंबाई जो होती है लगभग 6 मीटर के आसपास होती है, 4 से लेकर के 6 मीटर तक होती है। उमियाक का प्रयोग ज़्यादातर ग्रीनलैंड और अलास्का में बड़े जंतुओं का शिकार करने के लिए किया जाता है और ये सील और वालरस से प्राप्त जो उनकी चर्बी होती है उसको जो है ईंधन के रूप में भी प्रयोग करते हैं, जिसको मैंने बता दिया। जब ज़्यादा ठंडक पड़ने लगती है, ये शिकार के लिए बाहर नहीं जा पाते हैं, तो उस समय सील और वालरस की चर्बी को जो है जलाते हैं।
इनका और एक औजार है जिसको कहा जाता है हार्पून। हार्पून, हार्पून एक भाला होता है जिसकी सहायता से एस्किमो जो है सील मछली को भेद देता है और उसकी आंख में या उसके बदन पर जो है वो भाला गाड़ देता है और फिर उसको पकड़ ले आता है। तो ये भाला का अगला भाग जो होता है वो कुछ इस तरीके से कटीला होता है ताकि ये घुस जाता है तो ये जो है उसको फंसा लेता है। तो इस प्रकार से ये भाले को रखते हैं। कई प्रकार के ये भाले का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एस्किमो धनुष तीर का भी इस्तेमाल करते हैं और अब चूँकि इसमें भी आधुनिकता का प्रभाव एस्किमो में पड़ रहा है इसलिए बंदूकों का भी ये इस्तेमाल करने लगे हैं। तो भाला भी इनका दो प्रकार का होता है, एक होता है थ्रस्टिंग हार्पून और एक होता है थ्रोइंग हार्पून। एक भाला ऐसा होता है जिसको हाथ में लेकर के मारते हैं और जो फेंक कर मारने वाला भाला होता है वो दूसरे प्रकार का होता है। तो इनके यंत्रों को हम मुख्य रूप से आपको एक बार दिखा दे रहे हैं किस प्रकार से इनके यंत्र हैं। ये हाँ, ये एस्किमो की नौकाएं हैं। आप देखते हैं कि इसमें एक एस्किमो बैठा हुआ है और समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जा रहा है, नौकाओं के रहा है। ये एस्किमो का भाला है। इस भाले को जो है फेंक करके मारते हैं। इस भाले में रस्सी बंधा हुआ है। इस भाले को जैसे ही देखेंगे समुद्र में की मछली आ रही है, सील मछली आ रही है, उनका झुंड आ रहा है, इस भाले को फेंक कर मार देंगे। भाला उस मछली के पेट में या कहीं शरीर में धंस जाएगा और फिर इस रस्सी को खींच करके ये अपना शिकार मुख्य रूप से कर लेंगे। ओके, ये तो उमियाक हो गया, भाला हो गया, इग्लू हो गया और ये इनका कैरिबो जो हमने अभी बताया था, ये वालरस और ये सील मछली जिसका ये शिकार कर रहे थे। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि एस्किमो कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन से औजारों का इस्तेमाल करते हैं। इनकी कल्चर और संस्कृति भी कुछ अजीबोगरीब है। ये फुटबॉल की तरह एक खेल खेलते हैं और ज़्यादातर बच्चे आपस में कुश्ती जो है लड़ने का काम करते हैं और बच्चे इनके कुत्तों के साथ में भी खेलते हैं और स्नान कम करते हैं, कपड़े को ही बदल देते हैं मुख्य रूप से। इनके यहाँ एक जादूगर होता है और वही जादूगर जो है भूत प्रेत जो भी इनकी बीमारियां होती हैं उनको दूर करने का काम होता है। एक तरीके से ये धार्मिक गुरु होता है। ये लोग सेदना देवी की पूजा करते हैं। सेदना देवी की पूजा होती है। इनका मानना है कि सेदना देवी समुद्र की तलहटी में निवास करने वाली एक देवी हैं जो हमारी रक्षा करती हैं और हमको जो है समुद्र से भोजन उत्पन्न करने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एस्किमो बालक एस्किमो क्या हैं और कहाँ पर निवास करते हैं, आखेट किस तरीके से करते हैं, इनकी व्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का मूलाधार क्या है, आखेट है और किस किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग करते हैं। अगली जनजाति है आपकी मुख्य रूप से वो है बुशमैन। बुशमैन के क्या कहते हैं, एस्किमो के अतिरिक्त कुछ जनजातियाँ और भी हैं जो टुंड्रा प्रदेश में निवास करती हैं। वो हैं सेमाइड्स, तुंग और चाकची। सेमाइड्स, तुंग, चाकची और लेप्स। लेप्स जो है मुख्य रूप से क्या कहते हैं स्कैंडिनेविया के आसपास, स्कैंडिनेविया देश के आसपास क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ये लेप्स पाए जाते हैं जो नॉर्वे, स्वीडन है उनके आसपास ही पाए जाते हैं। सेमाइड्स, टुंग और चाकची ये उत्तरी साइबेरिया में निवास करने वाली जनजातियां हैं। ये भी भोजन संग्रहण का काम मुख्य रूप से करती हैं। ये आखेटक भी हैं। कुछ जनजातियां इसमें से पशुओं को पालने का भी काम करती हैं। पशु के रूप में इनका रेंडियर होता है और रेंडियर से ही ये जो प्राप्त करते हैं। रेंडियर एक अमेरिकी नस्ल का पशु है। तो इस प्रकार से आपने देखा एस्किमो और उनकी जो सहायक उपजातियां हैं उनके निवास क्षेत्र के बारे में पढ़ा। अब मैं एक हॉट डिज़र्ट एरिया में रहने वाली जनजाति के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है बुशमैन। उसको आपको मुख्य रूप से पढ़ना। बुशमैन
अभी आपने देखा कि ठंडे प्रदेशों में किस प्रकार से उनकी दिनचर्या होती थी, किस प्रकार से वो आखेट का काम करते थे। और अब देखेंगे हॉट डिज़र्ट में जो बुशमैन जनजाति रहती है वो किस प्रकार से निवास करती है। बुशमैन, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं इसका निवास क्षेत्र कहाँ पर है। बुशमैन का निवास क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में निवास करने जनजातियां हैं। ये जो है ये आपका दक्षिणी अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल है जो बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, रोडेशिया और टंगानिका के आसपास क्षेत्रों में बिखरा हुआ है। तो यहीं पर जो है मुख्य रूप से बुशमैन का निवास स्थान है। ये लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश से और 18 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के रूप में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहले इनका विस्तार कुछ शताब्दियों पूर्व बहुत ही उत्तर में था। मैं एक चित्र के माध्यम से बता दे रहा हूँ। हाँ, ये दक्षिणी अफ्रीका का मैप है, यहाँ से इसकी सीमा है। और ये कालाहारी मरुस्थल है, कालाहारी डिज़र्ट, बोत्सवाना, नामीबिया और जिम्बाब्वे, ये क्षेत्रों में जो है मुख्य रूप से ये फैला हुआ है। ओके, तो कहने का तात्पर्य ये है कि बुशमैन का पहले विस्तार और उत्तरी क्षेत्रों तक था, काफ़ी दूर दराज तक ये फैले हुए थे। लेकिन कुछ नीग्रो प्रजाति के जो कृषक थे उन्होंने इन लोगों के क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त करके इनको वहाँ से खदेड़ दिया। और कुछ श्वेत प्रजातियाँ यूरोप की भी आईं जो बुशमैन को आगे ढकेलने का काम किया। परिणाम स्वरूप इनका क्षेत्र वर्तमान समय में संकुचित हो गया है और ये विशेषकर कालाहारी डिज़र्ट में निवास करती हैं। ये मुख्य रूप से ओकावांगो रिवर और न्यामी झील और ओकावांगो रिवर यहाँ से निकलती है ये, और न्यामी झील यहीं पर है। तो इस क्षेत्र में ये सबसे ज़्यादा संख्या में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। और इसके पहले ये इनका क्षेत्र विस्तार उत्तर और दक्षिण में नेटाल तक तो जो है था मुख्य रूप से। तो ये लिम्पोपो नदी और नामोब नदी के आसपास क्षेत्रों पर ये कम पाई जाती हैं और ओकावांगो रिवर और न्यामी झील के पास ये ज़्यादा संख्या में जो है पाई जाती हैं। अगर देश का नाम देखें तो मुख्य रूप से जिम्बाब्वे, लोसेथो और नेटाल, इन क्षेत्रों पर ये मुख्य रूप से पाई जाती है। लोसेथो यहाँ पर पड़ता है, यहाँ पर भी बुशमैन है। नेटाल और थोड़ा सा दक्षिण में पड़ता है, जिम्बाब्वे ये क्षेत्र पड़ता है। तो इन क्षेत्रों पर ये जनजातियाँ मुख्य रूप से निवास करती हैं। अब हम आगे की तरफ आ जाते हैं। इनका प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? इन जनजातियों का प्राकृतिक पर्यावरण, आप जानते हैं डिज़र्ट एरिया का टेम्परेचर क्या रहता है? पूरा मरुस्थलीय भाग है ये, और यहाँ का टेम्परेचर लगभग 33 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है औसतन। और ग्रीष्म ऋतु में और ये ज़्यादा बढ़ जाता है। ठंडी में टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर जो ठंडी की रातें होती हैं वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, क्योंकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में आप जानते हैं कि दिन के समय मरुस्थलीय क्षेत्र ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और रात्रि के समय ऊष्मा का विकिरण भी बहुत तेज़ी के साथ होता है। तो रात्रि के समय इनका टेम्परेचर कम हो जाता है, लगभग 15 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रात्रि के समय कभी कभी हो जाता है, क्योंकि विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास हो जाता है। और 9 महीने तो सूखे की स्थिति रहती है। दिसंबर से फरवरी तक इसमें थोड़ी बहुत वर्षा इन क्षेत्रों में होती है, यानी 9 महीने बिल्कुल सूखे की स्थिति रहती है। और दिसंबर से लेकर के फरवरी तक ये 3 महीने यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश होती है। तो एक अल्पकालिक नदियों का विकास हो जाता है। कहीं कहीं पर प्लाया और सेलिना मिलते हैं। प्लाया और सेलिना आप समझ लीजिए। प्लाया झील मरुस्थलीय क्षेत्रों में मिलने वाली जो झील होती है उसको हम मुख्य रूप से प्लाया कहते हैं।
ये प्लाया लेक्स होती है और चारों तरफ डिजर्ट एरिया होता है। और इस प्लाया लेक्स में जब नमक की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उस प्लाया को हम सेलिना कहते हैं, यानी सेलिना लेक कहते हैं। तो प्लाया लेक और सेलिना लेक का निर्माण जो है एक ही प्रक्रिया के दौरान मुख्य रूप से होता है। तो आपने देखा कि मरुस्थलीय क्षेत्रों का वातावरण किस प्रकार से है। अब चलते हैं मुख्य रूप से आखेट का काम क्या करते हैं और किन किन जानवरों को मारते हैं। तो एक जान लीजिए कि ओकावांगो नदी और न्यामी झील के आसपास का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा दलदली है। जो न्यामी लेक्स है और ओकावांगो नदी है, अभी मैंने इसकी लोकेशन बता दी थी। इन नदियों और झीलों के आसपास का क्षेत्र जो है वो दलदली है और चूंकि कुछ वनस्पतियां भी उस क्षेत्र में उगाती हैं तो उनको चरने के लिए हिरन, जंगली बकरी, भेड़, कोदू, ब्लेसबॉक और गुनू, जिराफ, ये शाकाहारी जंतु आते हैं और इन्हीं शाकाहारी जंतुओं को जो है ये मारते हैं, इन्हीं का शिकार करते हैं और उन्हीं को जो है मुख्य रूप से खाते हैं। छोटे छोटे जंतु जो ज़मीन में रेंगने वाले होते हैं, इनमें खरगोश, चूहे, चमगादड़, गिरहरी, पंछियों में बाज, चमगादड़, बतख, जलमुर्गी, चील, ये सब भी होते हैं। तो इनका भी भक्षण बुशमैन लोग करते हैं। खासकर जो ज़मीन में रेंगने वाली चींटियाँ होती हैं उनको भी ये इकट्ठा कर लेते हैं। एक दीमक होता है जो हम लोगों के यहाँ कहते हैं कि दीमक लग गया है लकड़ी में, तो ये दीमक को जो है बुशमैन का चावल कहा जाता है। बुशमैन लोग जी दीमक को बहुत चाव के साथ खाते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में खाते हैं। इनको बॉयल करके जो है आसानी के साथ खा लेते हैं। जिस तरीके से हम लोग चावल ग्रहण करते हैं उसी तरीके से बुशमैन लोग दीमक को ग्रहण करते हैं, इसलिए इनको दीमक का चावल कहा जाता है। तो यही थे मुख्य रूप से आखेट करने वाले जंतु और इनके भोजन। भोजन में हम देखते हैं क्या क्या ये चीज़ें खाते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि भोजन में बुशमैन जंतुओं, पक्षियों, मछलियों, कंदमूल, गांठों को जो है ये खा जाते हैं और कुछ शहद भी ये प्राप्त कर लेते हैं अपने आसपास के जंगली क्षेत्रों पर, यहाँ पर थोड़ा बहुत मधुमक्खी वगैरह अपने छत्ते को लगाती हैं। ये लोग बहुत चतुर शिकारी होते हैं। जिराफ के पीछे पीछे 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर तक जो है ये पीछा करके चले जाते हैं। दीमक को जहाँ भी देखते हैं दीमक का ढेर, क्योंकि उस क्षेत्रों में जहाँ पर थोड़ा सा गर्मी, उमस और थोड़ी सी बारिश हो गई वहाँ पर दीमक जल्दी लग जाते हैं। तो ये दीमक को ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वो अपने चावल के रूप में इसको खाते हैं। ये सर्वभक्षी होते हैं, सभी प्रकार के मांस, मछली सब कुछ ये खाते हैं। स्त्रियों का काम होता है कि वो जंगलों में जा कर के बेर को, खासकर इन क्षेत्रों में ज़्यादा हरे भरी वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, बेर, खजूर और बबूल, यही सब, खेजड़ी, केकड़ी, यही सब वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो इन वृक्षों से प्राप्त होने वाले जो उत्पाद होते हैं उनका संग्रह करने का काम स्त्रियां और उनके बच्चे कहते हैं। एक चीज़ यह याद रखिएगा कि बुशमैन जो है बहुत ज़्यादा भूखे होते हैं। जब ये इनको भूख लगती है तो ये आधी आधी भेड़ यानी 10-12 किलो जो है मांस अकेले एक बुशमैन खा जाता है। कहते हैं आधी आधी भेड़ जो है बुशमैन खा जाते हैं। खाना पकाने का काम, लकड़ी लाने का काम, पानी लाने का काम ये मुख्य रूप से स्त्रियां करती हैं। सांप, छिपकली, अंडे और यहाँ तक कि ये अपने सिर के जूं को भी जो है खाने में संकोच नहीं करते हैं। इतने भद्दे भी होते हैं ये मुख्य रूप से। अब चलते हैं वस्त्र के रूप में। वस्त्र देखिए क्या पहनते हैं ये। वस्त्र में ये पशुओं से की खाल को जो प्राप्त करते हैं उन्हीं से वस्त्र इसमें बनाया जाता है। अपने शरीर पर ये सफ़ेद मिट्टी और चर्बी का लेप लगाते हैं, बताते हैं, जिससे जो है गर्मी से इनको राहत मिलती है और कीड़े मकोड़ों से भी इनके शरीर की रक्षा होती है। स्त्रियां खाल का एक टुकड़ा पहनती हैं जो उनके कमर से लेकर के घुटनों तक मुख्य रूप से होता है। पैरों में ये पेड़ों की छाल और खाल की चप्पल बना करके भी ये पहनती हैं। रात के समय स्त्रियां खालों का कंबल ओढ़ती हैं, क्योंकि अच्छा यहाँ एक चीज़ लीजिएगा कि बुशमैन कंबल भी बनाते हैं, क्योंकि रात के समय
मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब विकिरण द्वारा उष्मा का ह्रास होता है तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में इनको ठंडक भी लगती है। तो ये क्या करती हैं कि जो जंगली हिरन होते हैं, बकरियां होती हैं, उनकी खाल का स्त्रियां कंबल बना लेती हैं और उन्हीं कंबल को ओढ़ने का भी ये काम करती हैं। अब चलते हैं आगे की तरफ। इनके झोपड़ी और आवास किस प्रकार से होते हैं इसको हम मुख्य रूप से देखते हैं। झोपड़ी, आवास। ये मुख्य रूप से अस्थायी आवास बनाते हैं झोपड़ियाँ, और इनकी झोपड़ियाँ जो है लकड़ी या जो बबूल के पेड़, खजूर के टहनियाँ होती हैं, उनके द्वारा उनका ढांचा बनाया जाता है और फिर पत्तियाँ जो है ऊपर से ये लगा देते हैं। तो इस प्रकार से इनकी झोपड़ियाँ तैयार हो जाती हैं। इनको बुशमैन का कैंप कहते हैं। कैंप ये अपना तैयार करते हैं। तो ये गुम्बदानुमा ढांचा बनाते हैं और फिर उसमें चटाई और पत्तियों से जो है उसको ढक देते हैं, और एक खुला हुआ भाग होता है जिसके सहारे से बुशमैन आते जाते हैं। एक मजरे में, एक कस्बे में 10 से लेकर के 8 झोपड़ियाँ मुख्य रूप से होती हैं। इसको आप देख सकते हैं किस प्रकार से इनकी झोपड़ी बनती है बुशमैन की। ये बुशमैन को आप देख लीजिए। हाँ, ये बोत्सवाना लैंड, जिम्बाब्वे, नामीबिया, जिसको भी मैंने बताया था कहाँ कहाँ पर ये मुख्य रूप से ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। हाँ, ये है बुशमैन का कैंप। बुशमैन की झोपड़ी यही है। ये देखिए अंदर से इनमें लकड़ी या इसका ढांचा बनाते हैं और खाल का भी इस्तेमाल करते हैं। ऊपर से ये छप्पर या घास फूस से इसको मुख्य रूप से ढक देते हैं। तो यही था बुशमैन का झोपड़ी। अब आते हैं मुख्य रूप से शस्त्र या औजार। यानी मैंने बताया कि 10 से लेकर के 8 झोपड़ी का एक गांव होता है। शस्त्र या औजार, ये किस प्रकार के शस्त्र इस्तेमाल करते हैं और इनके औजार क्या क्या होते हैं। शस्त्र में तीर कमान यानी धनुष तीर मुख्य रूप से इनका होता है, और फेंक कर मारने वाली लाठियाँ, ये लाठी भी बनाते हैं बांस की, तो उससे को जो है फेंक कर मारती हैं। चाकू, बर्छी ये होती है। फेंक कर मारने वाली लाठी लगभग 1 मीटर लंबी होती है। बर्छी इनकी लगभग 1.5 मीटर, 1.5 या 2 मीटर लंबी होती है। तीर कमान का जो टारगेट होता है वो 60 मीटर तक होगा, यानी तीर कमान को मार देंगे तो 60 मीटर तक की दूरी तक इनका निशाना अचूक माना जाता है। जल में ये पानी को इकट्ठा करने के लिए क्या करती हैं कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है उसके भाग को ये रख लेती हैं, उसी में जो है जल को इकट्ठा करने का काम करती हैं। और कुछ लोग जो है हिरन की खाल या लकड़ी का वो ढक्कन बना करके उसमें भी पानी को रखते हैं, यानी लकड़ी का एक ढांचा बना लेती हैं, उसके अंदर हिरन की खाल को लगा लेती हैं, तो उसमें भी पानी और जो भी भोजन इनका होता है उसको रखने का काम करती हैं। ये मांस को प्रायः कच्चा भी खा लेते हैं, कुछ भुनी आंच पर भी खाते हैं। इनके यहाँ वस्तु विनिमय प्रणाली है। जो बुशमैन का एक कैंप होता है उसमें रहने वाले जो निवासी होते हैं, अगर उनके पास कोई अनाज नहीं है या कुछ सामग्री नहीं है तो कुछ चीज़ें अपनी दे करके दूसरों के यहाँ से वो उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से देखते हैं कि इनके यहाँ क्या कहते हैं वस्तु विनिमय की प्रथा भी प्रचलित है। अब आते हैं सामाजिक जीवन या इनकी अर्थव्यवस्था क्या है। चलते हैं। इनका जीवन एक तरीके से आदिम जीवन ही है। ये लोग भूत प्रेत और अंधविश्वासी भी होते हैं, भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, अंधविश्वास भी रहता है। कठिन परिस्थितियों में ये निवास करते हैं, इसलिए उत्साही भी होते हैं, लड़ाकू भी होते हैं और निर्भीक भी होते हैं, निडर होते हैं। इन पर वर्तमान समय में जो बाह्य श्वेत आक्रमणकारी हैं, यानी गोरे लोग जो आ रहे हैं, उसके कारण से इनकी संख्या थोड़ा सा कम होती जा रही है। तो कहने का मतलब है इनकी सामाजिक व्यवस्था में खान पान का ढंग आप जान ही रहे हैं, ज़्यादातर मांस का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर ये जो है ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। इनके यहाँ भी एक कैंप में जो घर का सबसे सबल व्यक्ति होगा उसी को ही अपना मुखिया मानते हैं
और उसी के दिशा निर्देशानुसार ये अपनी जीवनचर्या को चलाते हैं। प्रतिदिन क्या करना होता है उसी के अनुसार डिसाइड करते हैं। इनके यहाँ भी एक क्या कहते हैं, कुछ पुरोहित टाइप के होते हैं जो भूत प्रेत हो जाने पर जो है उसको झाड़ फूँक करके सही करने का काम करते हैं, जिनको हम पंडित कहते हैं। उनके यहाँ का ये मुखिया मौलवी होते हैं जो ये सब काम सही करने का काम करते हैं। भूत प्रेत में विश्वास रखते हैं, अंधविश्वासी भी ये होते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि बुशमैन मुख्य रूप से कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति हैं और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ये निवास करती हैं। अभी आपने बुशमैन के बारे में पढ़ा और अब अगली जो जनजाति है वो है मासाई। अब अभी तक जो आप जनजातियों के बारे में पढ़ रहे थे वो ज़्यादातर आखेट पर निर्भर थी, शिकार पर निर्भर थी और भोजन संग्रह करने का काम करती थी। लेकिन अब जो हम जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे वो जनजातियाँ कृषक और पशुपालन का भी काम करते हैं, यानी अस्थायी खेती भी करते हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में जंगलों को साफ करके, और मुख्य रूप से पशुपालन का भी काम करते हैं, भेड़ बकरियों को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी दो जनजातियों के बारे में हमें मुख्य रूप से जानना है, एक मसाई और दूसरा खिरगीज़, और फिर देखेंगे तो अरब के बद्दू को भी बता देंगे। तो चलते हैं हम मुख्य रूप से मसाई। मसाई जनजाति जो है ये पूर्वी अफ्रीका में निवास करने वाली एक जनजाति है। ये अफ्रीका का मानचित्र है और आप देखेंगे ये पूर्वी अफ्रीका का भाग है। इस क्षेत्र में जो निवास करने वाली जनजाति है उसी को हम मसाई कहते हैं। इसके अंतर्गत कीनिया का पूरा क्षेत्र आता है, अभी आपको मैप में मैं दिखा दूंगा, पॉलिटिकल मैप में, और युगांडा उत्तरी तंजानिया का भाग आता है, और युगांडा का पूर्वी युगांडा का जो पठारी प्रदेश होता है वो मुख्य रूप से आता है। तो इस क्षेत्र पर अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो है एक पठारी नुमा भाग के रूप में है, जहाँ पर छोटी छोटी पर्वत श्रेणियाँ भी मुख्य रूप से पाई जाती हैं। चल रहा है, पर्वत श्रेणियाँ भी मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो इस क्षेत्र में जो है मुख्य रूप से मसाई जनजाति निवास करती है। ये लगभग 1 डिग्री उत्तर से, नॉर्थ से, और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, साउथ अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश तक इनका जो है क्षेत्र मुख्य रूप से पड़ता है, और अफ्रीका के पूर्वी भाग में ये निवास करती हैं। इनको एक मैप के द्वारा हम आपको दिखा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप जान गए होंगे कि अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वहीं पर मसाई जनजाति निवास करती है। एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर। ये जो एरिया है यहीं पर मुख्य रूप से निवास करती है। ये उच्च भूमि का क्षेत्र है। यहाँ पर कीनिया, युगांडा और क्या कहते हैं उत्तरी तंजानिया वाले क्षेत्र में ये मुख्य रूप से निवास करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये भी क्षेत्र लगभग ट्रॉपिकल जोन के आसपास पड़ता है, और यहाँ पर जो उच्च भूमि होती है लगभग 2400 से 2500 मीटर की ऊंचाई वाले भाग जो होते हैं वहीं पर ये अपना तंबू बनाते हैं और अपनी झोपड़ियों को इकट्ठा एक रूप में बसाते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हम इनकी झोपड़ियों को क्या कहा जाता है। आगे चलते हैं, इनका शारीरिक लक्षण क्या है। ये लंबे छरहरे, कम मोटे, थोड़ा सा पतले होते हैं। इनमें जो भूमध्यरेखीय प्रजातियां हैं और नीग्रो प्रजातियां हैं, दोनों के लक्षण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। मेडिटेरियन सी के आसपास जो प्रजातियां रहने वाली हैं उनकी, और नीग्रो प्रजातियां जो पिग्मी वगैरह हैं उनके, दोनों के लक्षण मुख्य रूप से ये पाए जाते हैं। तो इनके सिर पर जो है बाल थोड़ा सा कम होते हैं
घुंघराले और काले बाल होते हैं और मोटे और कम पतले होते हैं, ज़्यादा इनमें मोटापा नहीं देखे पाएंगे। अभी इसको हम चित्र में आपको दिखा दे रहे हैं। तो शारीरिक लक्षण में यही मुख्य रूप से है। बाल थोड़ा सा लंबे और घुंघराले होते हैं, बाल की संख्या इनके सर पर कम होती है और इनमें नीग्रो प्रजातियाँ और भूमध्य सागरीय प्रजातियाँ दोनों का मिला जुला रूप जो है इनमें देखने को मिलता है। आते हैं, चलते हैं भोजन क्या करते हैं। चूँकि मसाई जनजाति जो है एक पशुचारक जनजाति है, ये भेड़, बकरी और गाय इनको पालने का काम करते हैं और चराने का काम करते हैं। ये पर्वतीय क्षेत्रों पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदलते रहते हैं पशुचारक के रूप में और उसी के साथ साथ पशुपालन का भी काम करते हैं। तो ये मुख्य रूप से भेड़ बकरियों के द्वारा जो है मांस को प्राप्त किया जाता है इनके यहाँ। देखिए आप, भेड़ और बकरियों के द्वारा मांस प्राप्त करते हैं, ओके। और गाय के द्वारा ये दूध प्राप्त करते हैं। तो आपने देखा कि भेड़ बकरियों के द्वारा मांस की प्राप्ति होती है और गाय के द्वारा दूध की प्राप्ति होती है। अब मांस प्राप्त होती है, लेकिन जो भेड़ बकरियों की खालें होती हैं उनको ये अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। और औरतें जो होती हैं उनका काम होता है कि जंगली जो पौधे होते हैं, फूल जो होते हैं, पुष्प होते हैं, कंदमूल फल होते हैं, उनको भी इकट्ठा करने का काम करती हैं। अर्थात ये शाकाहारी भोजन भी ग्रहण करते हैं। ये शाकाहारी भोजनों में इनका जंगलों से प्राप्त जो उत्पाद होते हैं वो होते हैं और गाय के दूध का इस्तेमाल करते हैं और मांस में भेड़ बकरियों का मांस ये इस्तेमाल करते हैं। आते हैं इनके वस्त्र पर। देखिए वस्त्र क्या पहनते हैं ये। तो मसाई लोग मुख्य रूप से चमड़े के बने हुए हल्के वस्त्र का प्रयोग करते हैं। औरतें बकरे के खाल से बनी हुई ओढ़नी का प्रयोग करती हैं और जो योद्धा युवक होते हैं, लड़ाकू युवक होते हैं, उनके लिए एक स्पेशल टोपी बनाई जाती है, वो भी जंगली जानवरों के खाल से बनाई जाती है। तो इनका मुख्य रूप से यही वस्त्र है। अब चलते हैं जो मसाई लोगों का जो सबसे प्रसिद्ध आवास है, वही परीक्षा में कभी कभी पूछा गया है कि मसाई लोगों के आवास का नाम क्या है। जैसे एस्किमो के आवास का नाम था इग्लू, वैसे मसाई के जो आवास का नाम होता है उसको हम कहते हैं क्राल। क्राल एक वृत्ताकार गांव का समूह होता है। जैसे हमारे यहाँ गांव है तो कोई गांव सड़क के किनारे किनारे बसा हुआ है तो रेखीय प्रतिरूप का विकास हुआ। कोई गांव कुएं के चारों तरफ या तालाब के चारों तरफ बसा हुआ है तो एक वृत्ताकार गांव का निर्माण हो जाता है। तो उसी तरीके से ये ऊंचे स्थानों पर मसाई लोग अपने झोपड़ियों को बनाते हैं जिनको क्राल कहा जाता है। क्राल का आकार में दिखा दे रहा हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये एक अर्धवृत्ताकार भाग है ऊपर का, बीच में थोड़ा सा जगह होगा निकलने के लिए और एक अर्धवृत्ताकार भाग यहां पर भी बना होगा। यह एक इनका सुरक्षा कवच होता है। ये क्राल का जो बाहरी भाग होता है एक तरीके से यह सुरक्षा कवच होता है। अब इसी क्राल के निकट में ये लोग अपनी अपनी झोपड़ियां बनाते हैं, यहां पर सटा सटा करके। क्राल के इस किनारे किनारे भाग पर ये लोग अपनी झोपड़ियों को बनाते हैं इस तरीके से। अच्छा, तो इसमें रहते हैं मनुष्य, निवास करते हैं और बीच में भी इनका एक क्षेत्र होता है। ये नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 ये बीच भाग में होता है। ये बीच भाग में जो है ये जानवरों को बांधते हैं। एक भाग जिसे बेड़ा क्या कहते हैं, बकरी या भेड़ का समूह होगा और दूसरे में उनके बच्चों को रखा जाएगा और तीसरे में जो है अन्य जानवरों और पशुओं को जो है बांधा जाएगा और किनारे किनारे जो है इनकी बस्तियां ये सब होती हैं। ये मानते हैं कि इससे हमारी सुरक्षा होती है और किनारे पर लाठी डंडों और लकड़ियों का जो है ये घेरा बना करके एक सुरक्षा कवच बना देते हैं
तो इसी को जो है क्राल कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि क्राल का निर्माण किनके द्वारा हुआ था। एक क्या कहते हैं, सही जोड़ा मिलाने के लिए आएगा, एक तरफ लिखा रहेगा आवास और एक तरफ जनजातियों का निवास क्षेत्र। तो आवास का नाम इग्लू कौन बनाता है, एस्किमो। क्राल कौन बनाता है, मसाई। तो इस प्रकार से सही जोड़ा मिलाने के लिए ये सब प्रश्न कभी कभार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रखने होगा कि क्राल जो है मसाई लोगों के द्वारा बनाया गया एक घर होता है, एक समूह, गांव का, घरों का, झोपड़ियों का एक समूह होता है। मसाई लोग की सबसे प्रमुख जो संपत्ति होती है वो होती है पशुधन, यानी पशु ही जो है मुख्य रूप से होते हैं और उनका पशुपालन का व्यवसाय ही सबसे प्रमुख होता है। स्त्रियों का काम होता है, जब ये चरवाहे जानवरों को चरा करके घर पर लाते हैं तो स्त्रियों का काम होता है सुबह सूर्य के निकलने से पहले गायों को दूध लेती हैं और शाम को सूर्य अस्त होने के पहले भी गायों को दूध लिया जाता है। लौकी जो होता है, लौकी आप खाते होंगे, तो लौकी अगर कोई पुरानी लौकी है, ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो उसको अगर रख दिया जाए तो सूख जाएगी, उसके अंदर का बीज निकाल लीजिए, बाहर का ढांचा कठोर कठोर रहेगा। तो ये लौकी के बर्तन का भी इस्तेमाल करती हैं दूध को रखने के लिए। लौकी का जो बाहर का ढांचा होता है, अंदर का पदार्थ निकाल जाता है सूख जाने पर, लौकी के सूख जाने पर अंदर का पदार्थ बाहर निकल जाता है और किनारे का कठोर भाग जो है उसी रूप में रहता है, तो उसका इस्तेमाल करती हैं। कभी कभी ये मानती हैं कि हमारा जो बर्तन पात्र है वो क्या कहते हैं दूषित हो गया है, तो उसको गौमूत्र से भी धुल करके उसको शुद्ध कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं इनमें एक सामाजिक व्यवस्था मुख्य रूप से होती है और इनका एक धार्मिक गुरु होता है जिसको हम कहते हैं लैबोन। चलते हम जल्दी जल्दी थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं, ये उनकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। प्रत्येक क्राल में एक जो इनका झोपड़ियों का समूह होता है उसमें एक धार्मिक नेता होता है या उनको धार्मिक गुरु कह सकते हैं, उनको लैबोन के नाम से जाना जाता है। लैबोन का काम ये होता है कि सभी प्रकार के दिशा निर्देश, नियम कानून लैबोन ही बनाता है और जो भी किसी को ज्वर, बुखार, पीड़ित, जादू टोना हो जाता है तो उसको सही करने का काम भी लैबोन ही करता है और उसका उपचार भी वो करता है। इसकी तुलना इज़राइल के पादरी से की गई है लैबोन की मुख्य रूप से। तो ये थी इनकी सामाजिक व्यवस्था, इसी में मुख्य रूप से जानना। इसमें दो तीन चीज़ आपको याद रखना है। एक तो ये कहाँ पर निवास करते हैं मसाई लोग, हमने बता दिया पूर्वी अफ्रीका, कीनिया और क्या कहते हैं युगांडा, जो क्षेत्र भी हमने बताए हैं मुख्य रूप से युगांडा का पठारी प्रदेश, कीनिया का उत्तरी तंजानिया, पूर्वी युगांडा, इन क्षेत्रों में निवास करते हैं और ये पशुपालक मुख्य रूप से हैं और ये जो है चरवाहे के रूप में काम करते हैं और इनकी झोपड़ियों का जो समूह होता है उसको हम मुख्य रूप से क्राल कहते हैं। एक क्राल में लगभग 20 से 50 झोपड़ियाँ होती हैं। 20 से 50 झोपड़ियों का समूह जो होता है वो क्राल कहलाता है। इस क्राल को हम आपको एक चित्र के माध्यम से भी दिखा दे रहे हैं। ये देखिए, आपको ये चित्र स्पष्ट हो गया होगा। देखिए किनारे किनारे की तरफ यहाँ पर लकड़ियों का बाड़ा बना दिया गया है, ये चारों तरफ से, ये ओके। और इसी बाड़े में ये किनारे किनारे की तरफ झोपड़ियाँ जो है बनाई गई। देखिए झोपड़ियों को देखिए, यहाँ किनारे किनारे की तरफ ये झोपड़ियाँ घास फूस छप्पर की तरह जो है बनाई जाती हैं। जैसे अपने यहाँ छप्पर रखा जाता है गांव में, उसी तरीके से ये घास फूस से भी बनाई जाती हैं और इसमें बकरियों के और जानवरों के खालों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये अंदर प्रवेश का द्वार होता है। देखिए इनके अंदर प्रवेश का 2 ही द्वार होता है, एक इधर होता है, एक कहीं पीछे की तरफ खुला होगा और ये इसलिए बनाते हैं कि इससे जो है जंगली जानवरों की सुरक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार से आप क्राल को भी आपने देखा कि क्या होते हैं। और ये चित्र आप देख सकते हैं, मसाई लोग मुख्य रूप से भेड़, बकरी और पशुपालन का काम करते हैं। इनके ये देखिए इसमें जो है भेड़ भी हैं, बकरियां भी हैं, गाय भी हैं, गधे भी हैं और घोड़े भी हैं। ओके, तो इस प्रकार से आपने देखा कि मसाई लोगों का जीवन किस प्रकार से चलता है। आगे हम चलते हैं और वो जनजाति है खिरगिज़। जो है वो है खिरगिज़। ये भी एक पशुचारक जनजाति है। जिसे आपने देखा कि मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में रहती थी, तो वहाँ पर ही एक घास का क्षेत्र था जिसको सवाना कहते हैं। अफ्रीका के पूर्वी भागों पर वर्षा हो जाती थी,
चक्रवातों के माध्यम से, लेकिन पश्चिमी भाग में जो डिजर्ट होते थे वहाँ पर वर्षा नहीं होती थी। इसी प्रकार से किर्गिज़ जो है ये मध्य एशिया में किर्गिस्तान के आसपास क्षेत्रों पर निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। यहाँ पर भी एक घास प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है स्टेपी। हम ये कहें कि किर्गिज़ स्टेपी जलवायु वाले भागों में या स्टेपी वनस्पति वाले भागों में पाई जाती हैं तो ये सही होगा। किर्गिस्तान के आसपास वाले क्षेत्रों में ये स्टेपी घास पाई जाती है और वहाँ पर ये पशुचारक जनजाति मुख्य रूप से निवास करती हैं। इसको किर्गिजिया या किर्गिस्तान कहते हैं, मध्य एशिया का लेग है। ये लोग चलवासी पशुचारक का काम करते हैं। एक चीज़ जान लीजिए, चलवासी पशुचारक क्या होता है, इसको मैं बता दूं आपको। चलवासी पशुचारक का मतलब ये होता है, ये भी एक आदिम प्रकार का चरवाहे प्रजाति होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराते फिराते हुए आगे की तरफ बढ़ना, यह कार्य कहलाता है चलवासी पशुचारण। इसमें होता क्या है कि जो जनजातीय समुदाय होता है किर्गिज़, वो अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है जहाँ पर हरी भरी घास के क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर उनको चराता है, कुछ दिन रहता है, फिर उस क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र पर चला जाता है, वहाँ पर चराता है। तो इस प्रकार से इनमें एक मौसमी प्रवास भी देखने को मिलता है। तो ये किर्गिज़ जनजातियाँ जो है पशुचारण के साथ साथ सामयिक प्रवास करते हैं। पहले स्टेपी के क्षेत्र में जो जनजातियाँ ये रहती थीं, ये परंपरागत तरीके से अपना जीवन यापन करती थीं, लेकिन अब इनमें आधुनिकता का भी प्रभाव हुआ है। आसपास के क्षेत्रों पर ये छिटपुट रूपों में पेड़ पौधे वनस्पतियों को उगाने के साथ साथ खेती का भी काम ये चरवाहे लोग मुख्य रूप से करते हैं। ये अपने पास ज़्यादातर भेड़ों के झुंड इनके होते हैं और पशुओं में मुख्य रूप से गाय और याक होते हैं। अप्रैल के महीने में जब बर्फ़ पिघलने लगती है, थोड़ा सा मैं इसका कॉन्सेप्ट बता दूं। अप्रैल के महीने में जब बर्फ़ पिघलने लगती है तो ये लोग जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाइयों पर चले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, चरवाहों में जो प्रवास होता है वो पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी की ओर, मैदान से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर भी होता है, सामयिक प्रवास। ग्रीष्म काल में जो ऊंचे पर्वत चोटियाँ होते हैं, ऊंचे भाग होते हैं, वहाँ पर बर्फ़ के पिघलने से उनके घाटी क्षेत्रों पर या उनके पदस्थलों पर पर्वतों के, वहाँ पर घासें हरी भरी उगाती हैं। तो ग्रीष्म काल में ये चरवाहे जो है पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं और पूरे गर्मी भर वहीं पर अपना तंबू कनात लगा करके रहते हैं और वहीं पर जानवरों को चराते हैं। शीतकाल जब आता है तो पर्वतों पर आप जानते हैं कि बहुत तेज़ी से ऊष्मा का ह्रास होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है और ठंडक पड़ने की वजह से इन क्षेत्र पर फिर बर्फ़ की चादरें से ढक जाता है और ये चरवाहे जो है शीतकाल में अपने मैदानी क्षेत्रों पर यानी पर्वतों के घाटी क्षेत्रों पर निचले भागों पर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से इसमें ऋत्विक प्रवास होता है जिसको हम मौसमी प्रवास के नाम से भी जानते हैं। तो ये था जो है इनका मौसमी प्रवास। और स्थान क्षेत्र मैंने बता दिया किर्गिस्तान के आसपास। भोजन के रूप में ये दूध, दही, मक्खन, पनीर और मांस का सेवन करते हैं। भोजन ज़्यादातर शाकाहारी भोजन ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें दूध, दही, मक्खन, पनीर इनका इस्तेमाल जो है मुख्य रूप से होता है। वस्त्रों में या तो ये भेड़ों के ऊन से बनाए गए वस्त्र पहनते हैं या तो उनके खाल से बनाए हुए कुछ वस्त्र इस्तेमाल करते हैं। खासकर स्त्री और पुरुष जो है वो भेड़ों की खाल से बनाए हुए जूतों का इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे आपने पढ़ा था इनका आवास क्षेत्र क्या होता है। आवास जिसे आपने पढ़ा था, जो मसाई थे उनका आवास क्षेत्र क्राल होता था, एस्किमो का इग्लू होता था, वैसे ही इनके आवासों को हम युर्त कहते हैं। युर्त कहा जाता है इनके। ये भी एक झोपड़ी नुमा होते हैं जो घास फूस छप्पर के मुख्य रूप से बने हुए होते हैं। और चूंकि इनको लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं इसलिए अपने टेंट को, इनका एक तंबू कहा जाता है,
किर्गिज़ का तंबू यर्त को कहा जाता है। और ये तंबू को उखाड़ लेते हैं, फिर दूसरे स्थान पर लगा देते हैं जहाँ पर इनके जानवर होते हैं। और इनमें व्यापार की भी प्रथा अब प्रचलित हो गई है। ये अपने द्वारा जो भेड़ों के खाल से उत्पाद बनाते हैं और ऊन बनाते हैं, कालीन बनाते हैं, गलीचे बनाते हैं, कंबल बनाते हैं, इनको आसपास के क्षेत्रों में दे करके उसके बदले में ये चाय, नमक और अनाज को भी प्राप्त करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा मसाई को, किर्गिज़ को, ये दोनों एक तरीके से चरवाहे जनजाति के रूप में हैं। इसी प्रकार से एक जनजाति और भी है, हाँ, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक चित्र के माध्यम से। चलिए दूसरा चलते हैं, जिसका चित्र नहीं है। एक है अरब मरुस्थल में रहने वाले जो जनजाति हैं, उनको कहा जाता है बद्दू। बद्दू इसका मैं अगर चित्र बनाऊं तो इस प्रकार से है। ओके, ये बद्दू का निवास क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में बद्दू जनजातियां मुख्य रूप से तटवर्ती भागों में निवास करती हैं। ये अरब का रेगिस्तानी क्षेत्र है। अरबी भाषा में बद्दू का अर्थ होता है मरुस्थलीय क्षेत्र के निवासी। ये यहाँ पर दो मरुस्थल हैं अरब में, एक हमद है और एक नेफद है। तो उसके आसपास में ये चरवाही जनजातियाँ मुख्य रूप से निवास करती हैं और ये मुख्य रूप से निग्रेटो प्रजाति की रहने वाली हैं। और ये सीरिया के से लेकर के और दक्षिण में अरब मरुस्थल तक ये मुख्य रूप से फैली हुई हैं। इनका मुख्य काम होता है, ये भेड़, बकरी, घोड़े को पालने के साथ साथ ऊँट भी पालते हैं। और ऊँट पालने वाले जो बद्दू होते हैं उनको मुख्य रूप से रुआला कहा जाता है। जो ऊँट को पालते हैं उन बद्दुओं को रुआला कहा जाता है। ये भेड़, बकरी और ऊँट इन पालने का व्यवसाय करते हैं। इनका सामाजिक आर्थिक स्तर आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा, अन्य जनजातियों से ऊंचा है। भेड़, बकरी जो पालते हैं उन्हीं को मुख्य रूप से बद्दू कहा जाता है। और इसी प्रकार से एक जनजाति और भी रहती है, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आज इस पार्ट को पूरा ख़त्म कर देना है। पापुआ न्यू गिनी, अगर ये ऑस्ट्रेलिया का मानचित्र आप देखें, यहाँ पर न्यूजीलैंड और यहाँ पर एक छोटा सा द्वीप है इस तरीके से बना हुआ है जिसको हम कहते हैं पापुआ न्यू गिनी। इस क्षेत्र में एक जनजाति निवास करती है जिसको हम कहते हैं पापुआन। बहुत ही निर्भीक और लड़ाकू प्रवृत्ति के ये जनजाति होती हैं जिनको हम कहते हैं पापुआन। ये पापु न्यू गिनी पापुआन, ये पापुआ न्यू गिनी, ये जो क्षेत्र है यहीं पर ये जनजातियां निवास करती हैं। और ये भी जो है मुख्य रूप से गहरे, इनके त्वचा का रंग गहरा भूरा होता है। इनका व्यवसाय कृषि और पशुपालन है और ये अस्थायी खेती भी करने लगे हैं, खासकर गन्ने और पपीते की खेती करते हैं। ये अंधविश्वासी होते हैं, बहुत ही खूंखार प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये था पापुआ न्यू गिनी के जो थे, उनका नाम भी खुद उसी के नाम पर है, पापुआ न्यू गिनी। इसी प्रकार से एक जनजाति और है जिसको हम कहते हैं जुलू। ये नेटाल प्रांत, अफ्रीका का जो नेटाल, दक्षिणी अफ्रीका का जो नेटाल है, अगर आप दक्षिणी अफ्रीका का मैप देखें पॉलिटिकल मैप को देखिएगा तो इस क्षेत्र में एक नेटाल प्रांत है। तो वहाँ पर रहने वाली जो आदिवासी जनजात है उसी को हम कहते हैं जुलू। जुलू भी एक तरीके से जिम्बाब्वे, जाम्बिया, मोजाम्बिक इन देशों में मिलते हैं। ये मुख्यतः खाद्यान्न उत्पादक और पशुपालन का भी काम करते हैं। एक जनजाति और भी है जो पाकिस्तान में पाई जाती है जिसका नाम है अफरीदी। ये पाकिस्तान में कोह से लेकर के पेशवार तक छिटपिट रूपों में पाए जाते हैं। ये बहुत ही पराक्रमी और योद्धा होते हैं और वीर होते हैं। अफरीदी पाकिस्तान के पेशवार से कोह तक ये छिटपुट रूप में पाए जाते हैं। अब आपको मुख्य रूप से ये बताना था कि विश्व की कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो विलुप्त हो रही हैं।
वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं उसके बारे में जाना है। जितनी जनजातियों को पढ़ाना था वो हमने पढ़ा दिया है। अब आपको परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम बता रहे हैं संक्षेप में। इनको आप विशेष कर याद रखिएगा, क्योंकि उनकी कहानी और गाथाएं किसी को याद नहीं रहती हैं, जितनी चीज़ें मैंने दोनों पार्टों में ट्राइब्स में पढ़ाती हैं। लेकिन अब मैं मुख्य रूप से उसी बिंदु को कोड कर रहा हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है, खासकर प्री में। लेकिन जब मेंस का आएगा तो सबका काम लगेगा, तो मैंने मेंस की ही दृष्टि से आप लोगों को पढ़ा दिया है। चलते हैं, विश्व की कुछ विलुप्त प्राय जनजातियाँ हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन सी जनजाति निम्नलिखित में से विलुप्त हो रही है या समाप्ति के कगार पर है। तो इन जनजातियों को आप जानते रहिए। पहली जनजाति है हाजदा। हाजदा जनजाति जो है ये तंजानिया में पाई जाती है, अफ्रीका के तंजानिया, और वर्तमान में इनकी 200 संख्या है, यानी बहुत ही सीमित मात्रा में है। ये विलुप्त प्राय जनजातियों के रूप में हाजदा आती हैं। एक जनजाति और है जिसको हम कहते हैं कुन्ग। इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा जाएगा, जो हिंदी में मैं लिख रहा हूँ उसी को आप इंग्लिश में लिख लीजिएगा। कुन्ग जो है कालाहारी मरुस्थल में पाए जाती हैं। अब जानते हैं कि बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बुशमैन का प्रभाव भी अब धीरे धीरे सीमित हो रहा है, बुशमैन को भी संरक्षण देने की जरूरत है। उनके पहले एक कुन्ग जो है समाप्त प्राय हो गई है, और इनकी संख्या कालाहारी मरुस्थल में लगभग 1500 के आसपास इस समय प्रेजेंट टाइम में है। तीसरी जनजाति जो है वो है अपाचे। अपाचे जनजाति जो है ये यूएसए के ओक्लाहोमा मैदान में जो है यूएसए में मुख्य रूप से ये पाई जाती है। ये भी विलुप्त प्राय जनजाति के रूप में है। अगली जनजाति है आपकी यनोमनी। यनोमनी ये दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला में पाई जाने वाली जनजाति है। ये भी समाप्त प्राय है। और एक है यूकागिर। ये उत्तरी साइबेरिया, इनकी संख्या ज़्यादा थी, एस्किमो के तरीके से ये थे, लेकिन अब इनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है, और प्रेजेंट टाइम में ये लगभग 2000 की संख्या में इनकी काउंटिंग हुई है, 2000 के इस तरीके से। इसी प्रकार से एक जनजाति है चुकची, इनको भी आपको जानने की जरूरत है। और एक ओनगे और सेंटेनली, ये दो जनजाति हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के आसपास पाई जाती हैं। एक जनजाति है एक्रा। एक्रा जो है ये ब्राज़ील में पाई जाती है। तो आप देख रहे हैं कि ये जनजातियां जो हमने अभी नाम बताए हैं ये विलुप्त प्राय जनजाति हैं, अर्थात ये समाप्त होने वाली हैं। अगर इनका संरक्षण सरकारें नहीं करती हैं तो ये निश्चित रूप से एक दिन ये जनजातियां समाप्त प्राय हो जाएंगी। तो इनको आपको इनका देख लेना है। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि कुछ जनजातियां, कभी कभी प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि विभिन्न जो घरों के नाम हैं वो किस जनजातियों से संबंधित हैं। जैसा भी हमने बताया था, सही जोड़ा मिलान करने के लिए आ जाता है। जैसे ट्यूपिक और इग्लू, ट्यूपिक और दूसरा है इग्लू, ये हैं आवास। आवास के नाम हैं जनजातियों के, और वो किस के हैं, किन जनजातियों के हैं, तो इनको आपको जानना होगा। तो ये दोनों जो है एस्किमो जनजातियों के हैं, टुंड्रा क्षेत्र के हैं। ये एस्किमो लोग ट्यूपिक को जो है ग्रीष्म काल में बनाते हैं, और इग्लू को जो है शीतकाल में इस्तेमाल करते हैं। इसमें चमड़े का भी प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। इसी प्रकार से भी मैंने बताया है कि एक घर का नाम है युर्त। युर्त कौन बनाता है, अभी हमने बताया है आपको। युर्त जो है किर्गिज लोग बनाते हैं। और अभी हमने बताया है एक क्राल। तो क्राल कौन बनाता है, ये लोग मसाई लोग बनाते हैं, इसको अभी मैंने पढ़ा दिया है। और इसी प्रकार से एक होता है आल। आल भी एक मकान का नाम है, ये तंबोनुमा है। काकेशस पर्वत के आसपास के जो जनजातियां रहती हैं वो आल बनाती हैं। इसी प्रकार से इस्बा, तिपी, ये सब भी जो है जनजातियों के आवास हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाने जाते हैं।
इनको भी आपको जानने की ज़रूरत है। चलिए इनको हम एक स्लाइड के माध्यम से दिखा दे रहे हैं ताकि आपको जानने में आसानी हो जाए। हाँ, देखिए 2-3 पॉइंट आपको बहुत अच्छे तरीके से जानने हैं और इनको नोट भी आपको कर लेना है। एक तो विश्व की प्रमुख जनजातियाँ और उनके क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे इक्वेटोरियल रीजन की जो जनजातियाँ हैं, मैं अब पूरे को सारांश में कर दे रहा हूँ। अभी तक दोनों पार्ट में जितना मैंने पढ़ाया है उसको मैं एक संक्षेप में बता दे रहा हूँ। तो विषुवत रेखीय प्रदेश की जनजातियाँ कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, मलाया और थाईलैंड, इनमें निवास करती हैं। कांगो बेसिन में पिग्मी, अमेजन बेसिन में बोरो, मलाया और थाईलैंड में सेमांग और सकाई। इसको मैंने पार्ट 1 जो ट्राइब्स पढ़ाया था उसमें इसको डिटेल में बता दिया था। दूसरा है उष्ण मरुस्थल क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ, इनके बारे में बता दिया। अरब में बद्दू और कालाहारी में बुशमैन। फिर यह है कि मानसूनी और पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ, इसको आप जब इंडिया ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें मैं इसको बता दूंगा भारत में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं और फिर उत्तरी अमेरिका में कौन कौन सी जनजातियाँ हैं जो मानसूनी और मैदानी क्षेत्रों में निवास करती हैं। फिर घास के मैदान में निवास करने वाली जनजातियाँ, घास के मैदान में निवास करने वाली जनजातियाँ स्टेपी खिरगीज़, स्टेपी क्षेत्र में खिरगीज़ यानी मध्य एशिया में, अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में मशाई, और फिर है शीत मरुस्थल या टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियाँ। इसमें ग्रीनलैंड और उत्तरी कनाडा के एस्किमो, उत्तरी यूरोप के लेप्स और उत्तरी साइबेरिया में याकूत, यूकागिर, चुकची, सेमायड। इसमें मैंने अभी बताया है कि यूकागिर जो है एक विलुप्त प्राय प्रजाति है, ये समाप्त होने वाली है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। आगे की तरफ हम चलते हैं। इसके अलावा कुछ जनजातियां और भी हैं। हाँ, जिससे कभी कभी प्रश्न ये आ जाता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली कौन कौन सी जनजातियां हैं, उनका मिलान करने के लिए। तो आप इसको जान लीजिए, इधर की तरफ क्षेत्र है, उधर की तरफ जनजातियां हैं। छोटा नागपुर पठार जो भारत में है, कोल, संथाल, हो, भील, ये सब पर्वतीय क्षेत्रों में, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियां हैं। नीलगिरी यानी दक्षिण भारत में नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं उस पर निवास करने वाली जनजातियां मुख्य रूप से टोडा हैं। श्रीलंका में एक जनजाति निवास करती है जो पर्वतीय क्षेत्रों में है, जिसका नाम बेद्दा है। और मलेशिया के जंगलों में हमने बताया था कि मलाया की पहाड़ियों में जो निवास करने वाली जनजाति है उसको सेमांग कहते हैं। खासकर इक्वेटोरियल रीजन के ये निवासी हैं, लेकिन मलाया की पहाड़ियों पर ये जो है निवास करने वाली जनजातियां हैं। कल मैंने इसके बारे में पढ़ाया था। वेल्स और कार्नवाल, ये वेल्स जनजाति है। स्कॉटलैंड में हाईलैंडर जनजाति है, ये सब पर्वतीय क्षेत्रों के निवासी हैं। चेक स्लोवाक गणराज्य में स्लोवाक जनजाति है। और ओजार्क्स आपलेशियन में हिलबिली, जॉर्जिया में क्रेकर और दक्षिणी कैरोलिना में सैंड हिलर, ये जनजातियां मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों पर निवास करने वाली होती हैं। तो कभी कभी परीक्षाओं में कौन सी जनजातियों के कौन घर हैं ये भी पूछ लेते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियों के बारे में पूछ लेते हैं। तो हर एक दृष्टि से आपको इसको जानने की ज़रूरत है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं। अभी जो आपने देखा आवास का नाम और उनके निवासी, अभी इसको मैंने बता दिया संक्षेप में, इसको एक बार यहाँ क्लियर देख लीजिए। ट्यूपिक टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो लोग ग्रीष्म ऋतु में बनाए गए चमड़े का एक शिविर होता है। एस्किमो लोग 2 प्रकार के घरों का निर्माण करते हैं, एक ट्यूपिक का और एक इग्लू का। इग्लू का इस्तेमाल जाड़े के दिनों में ज़्यादातर होता है। ग्रीष्म ऋतु में बर्फ़ थोड़ा सा हटने लगती है सतह से, सूर्य की किरणें पड़ने लगती हैं, तो उस समय ट्यूपिक का इस्तेमाल करते हैं। और इग्लू जो है अर्धचंद्राकार, मैंने बताया था, पत्थर के, बर्फ़ के टुकड़ों के और हड्डियों के और सील और वालरस की चर्बी खालों के जो है बनाए गए इग्लू आवास होते हैं। युर्त, किर्गिज़, कजाक पशुओं की खालों से निर्मित ये अस्थायी निवास होता है, क्योंकि ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। ये चरवाहे हैं किर्गिज़। क्राल हमने अभी ये बता दिया, अफ्रीका के निवासियों के द्वारा बनाया गया है। और ये बंतु, काफिर, नेटाल के जुलू प्रांतियों द्वारा घास के निर्मित है। ऑल ये यूरोप के काकेसस पर्वतीय क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाने वाला है। और तंबू नुमा आवास है। इज़्बा उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनी रंगीन कार दीवारों से मानव निर्मित आवास है। और तिपी राकी पर्वत के पूर्वी भागों में रेड इंडियंस के द्वारा बनाए गए आवास होते हैं, तंबू होते हैं, जो रेड इंडियंस के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि
किस प्रकार से हैं। अब आपने मानव जनजातियों के बारे में पढ़ लिया डिटेल में। इसके बाद में ह्यूमन ज्योग्राफी के जो अगले पार्ट होंगे उसको हम अगले चैप्टर के रूप में पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू, धन्यवाद।